नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में। तो साइकोलॉजी में दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा था, तो गेस्टाल्ट थियरी के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। तो गेस्टाल्ट थियरी में हमने क्या देखा था, फिगर ग्राउंड परसेप्शन के बारे में देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा था, है ना। और अब आज देखने वाले हम प्रिंसिपल ऑफ आइजोमॉर्फिज्म के बारे में, यानी कि समाकृतिकता का सिद्धांत के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी यूजीसी नेट पेपर 1 के वीडियोस डाले जाते हैं और साइकोलॉजी के वीडियोस डाले जाते हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। बात करते हैं दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ आइजोमॉर्फिज्म के बारे में, यानी कि समाकृतिकता का सिद्धांत के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि इस नियम का जो प्रतिपादन था वो किसने किया था, तो गेस्टाल्टवादियों ने किया था। अब देखिए, गेस्टाल्टवादियों में किन किन के नाम आते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। कोलर, कोक्का और वर्दाइमर, ये जो तीन हैं, ये तीनों को गेस्टाल्टवाद के जनक माना जाता है। ओके। और इस नियम के अनुसार देखिए, आइजोमॉर्फिज्म के अनुसार क्या है, ये जो समाकृतिकता का सिद्धांत है वो क्या बताना चाहता है, तो वो बताना चाहता है कि व्यक्ति जिस घटना या वस्तु का प्रत्यक्षण यानी कि परसेप्शन करता है, उससे मस्तिष्क में यानी कि ब्रेन के जो संबंधित क्षेत्र होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन फील्ड। ओके। तो ब्रेन फील्ड में कुछ परिवर्तन होता है। ओके। जैसे ही हम किसी चीज़ का परसेप्शन करते हैं, तुरंत ही हमारे ब्रेन फील्ड में भी क्या होता है, चेंज होता है। ओके। और इन दोनों के बीच यानी कि घटना या वस्तु जो आपके सामने है, उस वस्तु का जिसका जिसका आपने क्या किया है, परसेप्शन किया जा रहा है। ओके। और तथा मस्तिष्क में यानी कि ब्रेन में जो चेंज हुआ है, उन दोनों के बीच में क्या है, सीधा यानी कि डायरेक्ट और स्पष्ट यानी कि क्लियर संबंध यानी कि रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है दोस्तों, कि आपके सामने कोई चीज़ है, उस चीज़ को अगर आप देखते हैं यानी कि परसेप्शन करते हो उस चीज़ का, तो जैसे ही आप परसेव करते हो, तुरंत आपके ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन की जो फील्ड है, ब्रेन फील्ड, उसमें भी क्या होगा, चेंज होगा। और उस ब्रेन फील्ड में चेंज होता है, उस वो चेंजिंग और जो आपने चीज़ को देखा, परसीव किया, इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट और क्लियर रिलेशनशिप है। ये बात बताता है आपका समाकृतिकता का सिद्धांत। ओके। अब देखिए, इस नियम के दो पहलू हैं। तो कौन कौन से दो पहलू, एक तो है परसेप्चुअल फील्ड यानी कि प्रत्यक्षणात्मक क्षेत्र, और दूसरा है आपका ब्रेन फील्ड, जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क क्षेत्र। ओके। ये दोनों पहलू इस नियम के पहलू है। ओके। जो मैंने अभी आपको बताया ना, आपने किसी चीज़ को परसीव किया और आपके ब्रेन में क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, है ना। तो वो जो चेंजिंग हुआ और आपने परसीव किया और चेंजिंग हुआ, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सीधा एवं स्पष्ट संबंध होता है। ओके। ये बात आपको याद रखनी। चलिए, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक इमेज है, तो आप देख सकते हो कि ये एप्पल है। इस एप्पल को जैसे ही कोई भी पर्सन है वो देख रहा है, तो उसकी इमेज कहाँ पर पड़ती है, उसकी इमेज आपके रेटिना पर पड़ती है। ओके। ये जो रेटिना है, ये जो वाला आपको दिख रहा है वो रेटिना है। ओके। तो रेटिना पर आपने जो चीज़ देखी, उसकी इमेज कहाँ पर बनी, तो रेटिना पर इमेज बनी, है ना। तो रेटिना पर जब भी इमेज बनती है, फिर आगे आगे जाती है, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से आगे जाती है। ओके। और उसके बाद क्या होता है कि जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है, वहाँ पर वो हमें पता चलता है कि ये सामने एप्पल है। ओके। यानी कि कुछ है हमारे सामने, ये ब्रेन को पता चलता है। ओके। तो यहाँ पर रेटिना के माध्यम से यहाँ विजुअल कॉर्टेक्स तक ये बात पहुँचती है। ओके। तो जैसे ही वो एप्पल को देखेंगे, वैसे तुरंत ही यहाँ पर विजुअल कॉर्टेक्स में क्या होगा, कुछ चेंजिंग होगा। ओके। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समाकृतिकता का सिद्धांत, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म। ओके। चलिए,
नेक्स्ट बात करते हैं कि वुडवर्थ ने 1948 में इन दोनों क्षेत्रों, कौन से दोनों क्षेत्रों, परसेप्चुअल फील्ड और दूसरा आपका क्या था, दूसरा था ब्रेन फील्ड। ओके, तो परसेप्चुअल फील्ड और ब्रेन फील्ड, इन दोनों क्षेत्रों के बीच के संबंध को देश और देश के नक्शे के साथ तुलना की। देखिए वुडवर्थ ने क्या किया, वुडवर्थ ने जो हमारा परसेप्चुअल फील्ड है और जो हमारा ब्रेन फील्ड है, इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को देश और देश का जो नक्शा, उसी देश का जो नक्शा होता है उसके साथ उसकी तुलना की। कैसे, तो मान लीजिए जो हमारा देश है, ओके, भारत देश है, तो भारत देश और उसके नक्शे, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो सीधा है ना, डायरेक्ट है कि उस नक्शे के आधार पर हम भारत देश को देख सकते हैं, है ना। वैसे तो हम भारत देश को देखने जाए तो कितना बड़ा भारत देश है ना, लेकिन नक्शे के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारा देश ऐसा है ना। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे सामने कोई भी चीज़ होती है वो बड़ी क्या होती है, इसकी इमेज बड़ी होती है। ओके, चीज़ जो होती है वो बड़ी होती है, लेकिन हमारी रेटिना में उसकी इमेज जो पड़ती है वो क्या होती है, छोटी बनकर पड़ती है ना। तो उसी तरह से जैसे कि देश का विस्तार बड़ा है, लेकिन नक्शे में उसका विस्तार क्या है, उसे हम छोटे नक्शे में उसे देख सकते हैं। तो उसी के साथ वुडवर्थ ने क्या किया, उसको जो परसेप्चुअल फील्ड है और जो हमारा ब्रेन फील्ड है, इन दोनों को देश और देश के नक्शे के साथ क्या किया, उसकी तुलना की है, कंपेयर की है। ओके, जिस तरह से देश के क्षेत्र और उसी देश के नक्शे के क्षेत्र में सीधा संबंध होता है ना। नक्शे में जो क्षेत्र दिखाया गया है तो वो क्षेत्र तो भारत देश का ही होता है ना। जैसे कि भारत देश का नक्शा देख रहे हो, तो भारत देश का नक्शा जो देख रहे हो, तो उस नक्शे में जो क्षेत्र रियल में हमें, जो रियल में भारत में जो क्षेत्र होता है वैसा ही हमें दिखाई देता है ना, यानी कि वो छोटे रूप में हमें दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए नक्शा जो है वो वास्तविक नहीं है, वो आभासी है ना। वो क्या है, आभासी है, वो वास्तविक नहीं। वास्तविक तो हमारा जो देश है, वो देश का जो रियल जो क्षेत्र है वो हमारा वास्तविक है, लेकिन मैप तो हमारा क्या है, मैप तो हमारा आभासी है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, देश को हम देख सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक उसी तरह प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि परसेप्चुअल फील्ड और जो ब्रेन फील्ड है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सीधा संबंध होता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। वुडवर्थ ने किसके साथ तुलना की है, तो परसेप्चुअल आपके यहाँ जो फील्ड है और ब्रेन फील्ड है, इन दोनों को इन दोनों को देश और देश के नक्शे के साथ क्या किया है, तुलना किया है। चलिए अब देखते हैं 5 घटना। तो 5 घटना के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर समाकृतिकता का सिद्धांत ही है। ओके, तो यहाँ पर वर्दाईमन ने 5 घटना के बारे में बताया है। तो उन्होंने जिस घटना को 5 घटना कहा है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो 5 घटना क्या है, उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्दाईमन ने 1912 में एक प्रयोग किया। क्या किया, वर्दाईमन ने 1912 में क्या किया था, एक प्रयोग किया था, और उसमें उन्होंने दिखलाया गया कि 2 बल्बों को यदि एक खास समय अंतराल पर जलाया और बुझाया जाए तो देखने वाले व्यक्ति को क्या होता है, आभासी गति का अज्ञान होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया जाए, अर्थात व्यक्ति को ऐसा प्रतीत या आभास होगा कि बल्ब एक जगह से दूसरी जगह एक निश्चित दिशा में घूम रहा है। इसे वर्दाईमन ने 5 घटना की संज्ञा दी है। देखिए यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक इमेज है। ओके, तो आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई फंक्शन होता है या फिर कोई आप जाते सिनेमा घरों में जाते या फिर किसी होटल में जाते रात के टाइम पे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो बल्बों की जो सीरीज लगी हुई होती है, तो वो सीरीज ना बारी बारी से स्टार्ट होती है। जैसे कि ये वाला गोला अभी जला, उसके बाद ये दूसरा वाला गोला जलता है ना, तो दूसरा वाला जब भी बुझता है तुरंत ही तीसरा वाला क्या होता है, जल जाता है। तीसरा वाला बुझता है तुरंत ही चौथा वाला जल जाता है।
तो ये जो सीरीज बनती हमें पता है कि ये जो गोला है, एक गोला बंद होता है, दूसरा गोला स्टार्ट होता है, लेकिन फिर भी हम उसका परसेप्शन क्या करते हैं, तो उसका परसेप्शन हम इस तरीके से करते हैं जैसे कि मान लो कि एक ही गोला है, ये एक ही गोला है, वो पूरा घूमता रहता है ना, यही लगता है ना हमें। जैसे जैसे इस तरीके से सीरीज बनी होती है, तो ये सीरीज हमें इसी तरीके लगती है ना, जैसे कि ये गोला अभी स्टार्ट हुआ और जैसे ही आपने देखा तो ये गोला जैसे ही बुझता है तुरंत ये गोला स्टार्ट होता है, ओके। लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि ये वाला जो गोला है वो ही घूम रहा है पूरा, है ना। तो ये हमें लगता है, इसी को हम कहते हैं फाई घटना, और इसी को वर्धाईमन ने भी कहा है फाई घटना, ओके। तो फाई घटना की संज्ञा किसने दी थी, तो वर्धाईमन ने दी थी। और किस संदर्भ में, तो ये जो बल्ब होता है ना, उन बल्ब के संदर्भ में एक प्रयोग करके उन्होंने ये बात बताई थी कि अगर कुछ निश्चित अंतराल, उसके लिए भी समय अंतराल होना जरूरी है। अगर समय आगे हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक बल्ब के बुझने और दूसरे बल्ब के जलने के बीच का जो समय अंतराल होता है ना, उसको ध्यान में रखकर अगर हम परसेप्शन करते हैं तो हमें वहाँ पर क्या मिलता है, देखने को मिलता है कि जैसे कि एक गोला बुझता है, तुरंत ही दूसरा गोला क्या होता है, स्टार्ट होता है। फिर भी हम उसका परसेप्शन किस तरीके से करते कि एक ही गोला है जो घूमता रहता है, ओके। ये हमारा परसेप्शन होता है। लेकिन कब होगा, जब उसके बीच का जो समय अंतराल होगा कुछ निश्चित होगा। जैसे कि उन्होंने जो वर्धाईमन ने जो प्रयोग किया था उसमें उन्होंने बताया कि 60 मिली सेकंड, यानी कि 60 मिली सेकंड या उससे अधिक काफ़ी कम समय होगा। 60 मिली सेकंड की बात की गई, ओके। तो 60 मिली सेकंड से अधिक कम या हाँ ज़्यादा कम समय होगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, अगर बल्ब, एक बल्ब जलता है तुरंत ही दूसरा बल्ब बुझ जाता है, दूसरा बुझने पर तीसरा क्या होता है, जल जाता है, ओके। इस तरीके से ये सिस्टम चलती रहती है। तो अगर टाइम उसका क्या है 60 मिली सेकंड का या फिर उससे कम होता है, उससे अधिक कम होता है, तब जाकर हमें क्या लगता है कि ये एक साथ बल्ब को जलते हुए हम देखते हैं। यानी कि ये जो बल्ब होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही बल्ब जो है वो क्या है, घूमता हो, ऐसा हमें प्रतीत होता है, ओके। लेकिन जब 60 मिली सेकंड से काफ़ी अधिक समय उसमें हो, यानी कि जलने और बुझने की जो क्रिया होती है उसका जो समय होता है, उस समय के बीच का अंतर कितना हो, उस समय के बीच का अंतर हो 60 मिली सेकंड से ज़्यादा अगर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ऐसा वास्तविक हमें क्या होता है, वास्तविक गति का एहसास होता है। वास्तविक गति का एहसास यानी कि एक गोला जलता है, फिर वो बुझता है और तुरंत दूसरा गोला जलता है, इस तरीके से हमें दिखाई देता है, ओके। तो ये कब होगा, वास्तविक गति का एहसास कब होगा, 60 मिली सेकंड से ज़्यादा अगर उसमें क्या होगा, समय अंतराल होगा, तब हमें ये पता चलेगा, वास्तविक गति का अनुभव होगा, ओके। लेकिन जब 60 मिली सेकंड से कम अगर समय होगा तो क्या होगा कि एक जो भी एक उद्दीपक है दूसरे उद्दीपक को इफेक्ट करता है, फिर भी हम क्या सोचते हैं कि ये पूरा एक उद्दीपक है वो पूरा घूमता रहता है, यही हमें लगता है, ओके। ये बात वर्धाईमन ने बताई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। आजकल मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, 5 फेनोमेना को क्या किया है, यानी कि 5 घटना है, उसी को बोला है स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट। स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट, ओके। तो 5 घटना जो है उसी को बोला जाता है स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट के बारे में पूछा जाए तो उसका मतलब भी ये होगा कि जो भी वास्तविक गति का हम एहसास न करके, जहाँ पर हम क्या करते हैं, आभासी गति का एहसास करते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट, ओके। तो देखिए यहाँ पर एंस्टाइस है, तो उन्होंने क्या किया, उनके अनुसार चलचित्रों में क्या होता है, मोशन पिक्चर जिसे बोलते हैं ना, चलचित्र यानी कि मोशन पिक्चर। तो मोशन पिक्चर में दर्शकों में क्या होता है, गति का आभास उत्पन्न होता है। तो गति का आभास उत्पन्न करने के लिए स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपने थिएटर में देखा होगा।
तो वहाँ पर क्या होते हैं, जो चलचित्र होते हैं ना, जो मूवी देखते हैं ना, तो वहाँ पर चलचित्र होते हैं, लेकिन इतनी स्पीडली वो चलचित्र चलते हैं तो जैसे कि हमें ये लगता है कि वास्तव में ये गति कर रहे हैं, ओके, लेकिन वो वास्तव में एक इमेज ही होती है, फिर भी हमें यही लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, ओके। तो ये आभासी गति का जो एहसास है वो उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रोबोस्कोपिक मूवमेंट का उपयोग करते हैं। ये बात किसने बताई, एनस्टिस ने बताई, ओके। एनास्टासिस या तो फिर एनस्टस्टिस भी बोल सकते हो, ओके। एनस्टिस ने भी ये बात बताई, ओके। चलिए, यहाँ पर फाइव घटना पता चल गया ना क्या होता है, कि जहाँ पर क्या होता है, एक जो भी एक उद्दीपक है दूसरे उद्दीपक को क्या करते हैं, कुछ निश्चित समय अंतराल, अगर उनके बीच में कुछ निश्चित समय अंतराल होता है, तो एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक को इतनी तेज़ी से इफेक्ट करता है ताकि हमें यही लगता है कि एक ही उद्दीपक क्या है, गति कर रहा है, ओके। ये बात फाइव घटना से हमें पता चलती है। चलिए, उसके बाद देखते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। तो देखिए, ये जो हमारा असमाकृतिकता का जो नियम है, सिद्धांत है, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म है, उसका जो भी प्रिंसिपल है उसके बारे में एविडेंस क्या प्राप्त हुए है। एक तो आपने देखा वर्धाइमन ने खुद ने प्रयोग किया बल्बों पर, है ना, तो वो उन्होंने बताया। फिर अब देखते हैं कोलर और होल्ड। तो कोलर और होल्ड ने भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्या किया था उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रयोज्य होता है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, प्रयोज्य को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, ओके। तो प्रयोज्य जो होता है उसके मस्तिष्क के जो दृष्टि क्षेत्र यानी कि विजुअल एरिया होता है ना, ब्रेन में जो विजुअल एरिया होता है, उसने क्या किया गया, ईईजी यानी कि मस्तिष्क तरंग, ईईजी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोएनोसिफेलोग्राम, ओके। इसके बारे में मैंने बताया हुआ है आगे। इलेक्ट्रोसिफेनोग्राम जो है उनको क्या, उनके माध्यम से क्या होता है, ब्रेन वेव्स जो होते हैं उसका हमें पता चलता है, ओके। ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का उपकरण है जिसके माध्यम से हमें ब्रेन में जो वेव्स तरंगे बनती है ना, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर देखिए, कोलर और होल्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उन्होंने क्या किया, जो भी प्रयोज्य था उसके मस्तिष्क का जो विजुअल एरिया था ना, उसी विजुअल एरिया में उसने क्या किया, ईईजी के माध्यम से ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड किया, ओके। और जब प्रयोज्य के सामने क्या किया गया, पहले उसका ईईजी के माध्यम से उसके ब्रेन का वेव्स पहले चेक किया गया, फिर उसके सामने जो भी एक चीज़ रखी गई, वस्तु रखी गई, और उस वस्तु का जो प्रयोज्य था उसने क्या किया, उसने परसेप्शन किया, यानी कि उस चीज़ को उसने क्या किया, देखा। और जैसे उस चीज़ को उसने देखा, तुरंत ही मस्तिष्क में, ब्रेन में जो वेव्स थे उसमें भी कुछ परिवर्तन हुए, ओके। तो इसी के माध्यम से ये पता चला कि आपका जो परसेप्चुअल फील्ड होता है और आपका जो ब्रेन फील्ड होता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, सीधा संबंध होता है। जैसे आप कुछ चीज़ को देखते हैं या फिर मान लीजिए किसी चीज़ को सुनते हैं, है ना, तो सुनते हैं तो सुनने के जो क्षेत्र, सुनने श्रवण क्षेत्र जो हमारे ब्रेन में जहाँ पर होता है, वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर थोड़ा चेंजिंग होगी, ओके। जैसे ही कुछ आवाज़ आपके कान में सुनाई देगी, तुरंत ही आपके जो भी श्रवण क्षेत्र होता है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी चेंजिंग आएगा। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं, ओके। यानी कि ये कहा जा सकता है कि परसेप्चुअल जो फील्ड होता है और आपका जो ब्रेन फील्ड होता है, उन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट और क्लियर रिलेशनशिप दिखाई देता है। तो ये बात भी आपकी कोलर और होल्ड ने भी यहाँ पर क्या की, साबित कर दी थी। तो ये था आपका आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। कुछ नहीं था, बहुत ही इजी था, बहुत सिंपल। अगर शब्दों में मैं बताऊँ तो सिर्फ आपको यही याद
याद रखना है कि आइजोमॉर्फिज्म क्या है। तो वहाँ पर कुछ चीज़ को हम देखते हैं यानी कि परसीव करते हैं, तो जैसे ही कुछ चीज़ को हम परसीव करते हैं तुरंत ही हमारा ब्रेन फील्ड होता है उसमें भी चेंजिंग होता है, तो उसी को हम बोलते हैं आइजोमॉर्फिज्म। ओके, और 5 घटना के बारे में यहाँ पर बताया गया है, वो 5 घटना का प्रयोग किसने किया, वर्दाइमर ने किया। और उन्होंने बताया कि जो बल्ब होता है ना, तो ये जो बल्ब के बीचों दो बल्बों के जलने और बुझने के समय अंतराल में अगर 60 मिलीसेकंड से कम समय रहता है तो वो हमें क्या लगता है कि वो जो बल्ब होता है वो एक साथ ही जलते हैं। ओके, ये हमें ऐसा प्रतीत होता है, आभास होता है। ओके, लेकिन 60 मिलीसेकंड से ज़्यादा अगर दोनों के जलने बुझने के बीच में अंतर रहता है तो हमें ये वास्तविक गति का क्या होता है, अनुभव होता है। यानी कि एक बल्ब जलता है, वो बुझता है, उसके बाद दूसरा क्या होता है, बल्ब जलता है। ये वास्तविक है। ओके, बारी बारी से बुझना जलना, ये बात हमें वास्तविक गति का एहसास कब दिलाता है, जब 60 मिलीसेकंड से ज़्यादा दोनों के बीच में जलने बुझने का अंतर होता है, तब पता चलता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी थी। तीसरी बात क्या है याद रखनी थी, तो कोहलर और होल्ड ने जो प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, वो आपको याद रखनी थी। क्या किया था एक्सपेरिमेंट में, तो जो प्रयोज्य थे उनके जो विजुअल जो एरिया था उसमें उन्होंने क्या किया, ईईजी को वहाँ पर लगा दिया और ब्रेन वेव्स को उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड किया। तो सबसे पहले ब्रेन वेव को रिकॉर्ड कर लिया कि कितना आ रहा है, और उसके बाद व्यक्ति के सामने कुछ चीज़ रखी गई और उस चीज़ को देखते ही व्यक्ति के जो विजुअल एरिया है उसमें भी क्या हुआ, चेंज हुआ। तो उसी चेंज होने के बाद उसके वेव्स जो थे, ब्रेन वेव्स, उसे फिर से क्या किया गया, किया गया। तब जाकर पता चला कि जैसे ही कुछ चीज़ हमारे सामने आती है, हम उसे देखते हैं, तुरंत ही हमारे विजुअल एरिया में क्या होता है, चेंजिंग होता है, यानी कि ब्रेन फील्ड में भी क्या होता है, चेंज होता है। तो ये थोड़े से एविडेंस भी यहाँ पर दिए गए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।